अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आपकी ईद भी अच्छी गुजर गई होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। इससे पहले हमने पाक ईरान रिलेशंस पढ़े, पाक अफ़गानिस्तान रिलेशन पढ़े। पाकिस्तान के जो हमसाया नेबरिंग कंट्रीज थे उनके बारे हम तफसील से पढ़ रहे हैं। तो आज हम पाक भारत रिलेशनशिप पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसके रेलेवेंट बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो उम्मीद है आप आज का जो लेक्चर है ये आपके लिए बड़ा होपफुल होगा। तो चूंकि ये एक लंबा है लेक्चर, पाक इंडिया रिलेशनशिप सबसे अहम रिलेशनशिप है, तो इसके लिए कम से कम 2 लेक्चर थे, लेकिन मैंने कोशिश की है कि एक लेक्चर में ही ये कवर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं जी पाक इंडिया रिलेशनशिप। तो सबसे पहले हम, जैसे कि पहले से 2 हमने ईरान और अफगानिस्तान के बारे में डिटेल से पढ़ा था, तो इंडिया के बारे में भी हम डिटेल से पढ़ते हैं। इंडिया जी हमारे हमसाया मुल्क है मशरक में। इंडिया हमारे ईस्ट में वाक़या है, पाकिस्तान के मशरक में वाक़या है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ईस्ट में इंडिया, वेस्ट में ईरान, नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान और साउथ में जो अरेबियन सी है। इसके बाद आ जाते हैं जी इंडिया की पॉपुलेशन में। इंडिया हमारे पास मशरक में है। पाकिस्तान और इंडिया की जो बाउंड्री है, सबसे ज़रूरी है इसके बारे में आपका जानना कि पाकिस्तान और इंडिया की जो बाउंड्री है वो कितने किलोमीटर पे मुश्तमिल है। 1610 किलोमीटर, 1610 किलोमीटर। अहम सवाल है, ये आपको पता होना चाहिए, पाक इंडिया जो बाउंड्री है और इस बाउंड्री का नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन। सबसे अहम सवाल, रेड क्लिफ जी समझ आ गई थी कि जो पाक इंडिया बाउंड्री है उसका एक नाम है, उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। ये वही रेड क्लिफ है जिसने डीमार्केटेड की थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो सरहद थी उसको। इसके बाद में आ जाते हैं हम इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में, आबादी के बारे में। इंडिया की पॉपुलेशन है 1.428, 428 बिलियन। 1.428 बिलियन अफराद पर मुश्तमिल है इंडिया। सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। ठीक हो गया जी। सबसे पहले चाइना, बाद में इंडिया। दूसरे नंबर पे इंडिया की आबादी आती है और 1 अरब 42 करोड़ 80 लाख इसकी आबादी है जी। उसके बाद में आ जाते हैं जी इसकी रियासतें, रकबा। एक सेकंड, हाँ जी। जी इंडिया का जो टोटल एरिया है वो है 32,87,263 मुरब्बा किलोमीटर। ये इंडिया का रकबा है। और पाकिस्तान का रकबा आपको पता ही है कि पाकिस्तान का टोटल एरिया जो है 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर है। और इंडिया का आप इमेजिन करें कि कितना हमसे बड़ा मुल्क है इंडिया, कि 32,87,263 मुरब्बा किलोमीटर इंडिया का टोटल एरिया है, रकबा है। इसके बाद इंडिया की स्टेट्स आ जाते हैं जी, रियासतें। जैसे कि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, तो इंडिया में कितने प्रोविंस? इंडिया में स्टेट्स कहते हैं जी, स्टेट्स, रियासतें 28 रियासतें हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, कॉमन सा सवाल है जनरल नॉलेज का, कि इंडिया में 28 रियासतें हैं, 28 रियासतें। ये था इंडिया का मुख्तसर सा तारफ, जिसके बारे में हर एक को पता होना चाहिए। बेसिक चीज़ें हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं।
इसमें से जो सवाल है ये बहुत दफ़ा आ चुका है कि पाकिस्तान के ईस्ट में कौन सा मुल्क वाक़ है, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया। पाकिस्तान और इंडिया की बाउंड्री के बारे में पूछ लेते हैं। 1610 किलोमीटर, ये सवाल भी आ चुका है, अक्सर आ जाता है, इसके ये अहम सवाल है। उसके बाद इस बाउंड्री का नाम क्या है, पाकिस्तान और इंडिया के बिटवीन जो बाउंड्री है उसको किस नाम से पुकारा जाता है, तो रेड क्लिफ लाइन। उसके बाद बाकी उस इतने अहम नहीं है, लेकिन चूंकि ये बेसिक मालूमात थी आपको बताना ज़रूरी था। स्टेट्स इसमें आ जाती हैं, कितनी हैं ये भी पूछा जा सकता है। 28 स्टेट्स हैं, रियासतें हैं जी। अब हम स्टार्ट करते हैं पाक इंडिया रिलेशनशिप। तो सबसे पहले स्टार्ट हम लेते हैं, अब इसकी हेडिंग हम बता देते हैं, बदतरीन तल्लुकात। स्टार्ट में पाकिस्तान इंडिया बदतरीन तल्लुकात। अब ये मैंने जो हेडिंग दी है इससे मुराद ये है कि पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे ही मार्ज़े वजूद में आए थे। इन्होंने ब्रिटिश से अपनी आज़ादी हासिल की थी 1947 में, 14 अगस्त और 15 अगस्त। 14 अगस्त को पाकिस्तान 1947 को आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को इंडिया। और इनके शुरू से ही जो रिलेशन थे ये इतने मिसाली नहीं थे, बड़े पेचीदा थे और बहुत ही ज़्यादा कह ले ख़राब थे शुरू के मामला। उसमें सबसे जो मेन मसला था वो तकसीम का मसला था। ये जो रेड क्लिफ की वजह से तकसीम हुई थी, जैसे कि कश्मीर, जूनागढ़, गुजरात, जो दूसरी स्टेट्स थी, हैदराबाद, दक्कन, वो उसके मसाइल पैदा हो गए। फिर असासाजात की जो एसिड्स थे जो पाकिस्तान को मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले, जिसकी वजह से मामला कशीदा हो गए। तीसरा जो था बदतरीन तल्लुकात की जो बुनियाद थी वो था नहरी पानी का मसला। जस्ट सेकंड जी। जो तीसरा मसला था वो नहरी पानी का था कि 1 अप्रैल 1948 को इंडिया ने हमारा पाकिस्तान जो मगरबी पाकिस्तान में पानी आता था वो बंद कर दिया, तो जिससे हालात मजीद कशीदा हो गए। इसके बाद सबसे जो बैकबोन है, जो सबसे अहम मसला था वो था मसला कश्मीर। मसला कश्मीर, महाजरीन का मसला, ये ऐसे मसले थे शुरू स्टार्ट पहले दिन से ही जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक अच्छी फिजा पैदा ना कर सके, आपस में कशमकश रही, मुखालफत रही, जिसकी वजह से आपको पता है कि 1948 में कश्मीर में जंग भी हुई। यानी कि जो मेन मसले थे वो शुरू से ही तल्लुकात हमारे बड़े कशीदा रहे। उसके बाद आ जाते हैं जी कश्मीर पर मुज़ाकरात। नंबर 2, अब नंबर 2, जैसे कि आपको पता है, मैंने अभी बताया कि कश्मीर जो था उसकी ज्यादा जो पॉपुलेशन थी, मेजॉरिटी थी, वो मुसलमान थे और वो इल्हाक करना चाहते थे पाकिस्तान से, जबकि जो राजा हरी सिंह जो उस वक्त हुक्मरान था उसने इल्हाक कर दिया इंडिया के साथ। और इसमें बहुत हद तक जो माउंट बैटन और रेड क्लिफ का बहुत असर था इसमें, यानी कि उनकी साजबाज थी और कश्मीर को इल्हाक कर दिया गया इंडिया के साथ। जिससे क्या हुआ कि मुजाहिदीन कश्मीर ने हथियार उठा लिए और इंडिया के खिलाफ और राजा की जो फौजों के खिलाफ बगावत कर दी, जिससे कि आज़ाद कश्मीर 24 अक्टूबर 1947, याद रखना है आज़ाद कश्मीर हुकूमत कब कायम हुई, 24 अक्टूबर 1947। इसके बाद थोड़ा सा इलाका था जो आज़ाद करवाया गया और जो ज़्यादा इलाका था वो इंडिया के पास ही कैप्चर रहा। इंडिया ने अपनी पूरी फौजें उधर उतार दी, कहते हैं उनके हुक्म को मानने से इनकार कर दिया उस वक्त के आर्मी चीफ सर डगलस ने। तो इससे क्या हुआ कि कश्मीर का जो मसला था वो बहुत ज़्यादा पेचीदा हो गया और बिल आखिर जो था इंडिया इसको 1949 में अक़वाम मुत्तहिदा में लेकर चला गया। 1 जनवरी 1949 को कश्मीर में फायरबंदी हुई थी। अगर क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि मैंने इससे पहले भी अपने लेक्चर में बता चुका हूं कि 1 जनवरी 1949, यहाँ कुछ डेटे हैं जो आपने याद रखनी है, बाकी सारा ये थ्योरेटिकल है, जुबानी है,
सुनने के लायक है। सिर्फ जो डेट्स हैं वो मैं आपको मेंशन कर दूंगा कि ये डेट्स आपने जरूर याद रखनी है। 1 जनवरी, 1 जनवरी 1949 फायरबंदी, जिसको हम सीज फायर भी कहते हैं। सीज फायर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। पाकिस्तान और इंडिया में कश्मीर बंदी, कश्मीर के मफाद पर जंग बंदी जो थी वो सीज फायर कब हुआ? 1 जनवरी 1 जनवरी 1949 को। और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत कब बनी थी? 24 अक्टूबर 1947 को। जी, ये दो डेट्स आपने जरूर याद रखनी है कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप कश्मीर पे बात कर रहे हो। कश्मीर का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जैसे कि आप जानते हैं सभी, ये अभी तक मसला सॉल्व नहीं हुआ, तो इस पे पूरे 3 लेक्चर हो सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारा जो है आज सिर्फ पाक इंडिया रिलेशन की मुख्तसर हमने इसको स्टडी करना है, इसलिए इसमें सिर्फ आपने 2 जो है वो याद रखना है। अब कश्मीर पे 1948 और 49 में यूएनओ ने कई करारदादें जो थी मुतफिका तौर पर मंजूर की, और इंडिया ने इसको मानते हुए कि हम जो है करारदादों पर अमल करेंगे हामी भर ली, लेकिन बाद में इंडिया इससे मुकर गया, जिससे अभी तक ये मामला सॉल्व नहीं हो सका। उसके बाद आ जाते हैं जी मगरबी दिफाई मुआहदात नंबर 3। पाक इंडिया रिलेशन में सबसे जो अहम मोड़ आया था रिलेशनशिप में, वो जब पाकिस्तान ने 1954 में 1954 सीटो और सेंटो, पाकिस्तान ने 1954 में सीटों में और 1955 में सेंटो में शमूलियत इख्तियार की थी। ये बात आपको पता है, मुआहदा बगदाद के तहत, जिसको बाद में सेंटो करार दे दिया गया था। पाकिस्तान में अमेरिका और मगरबी ममालिक से मुआहदात किए थे, फौजी किस्म के मुआहदे थे, असला लेने के मुआहदे थे, जिससे क्या हुआ कि इंडिया ने जो कश्मीर पर मुज़ाकरात से ये कहकर पीछे हट गया कि ये जो पाकिस्तान अमेरिका, बरतानिया और जो दूसरे मगरबी ममालिक हैं, फ्रांस वगैरह, उनसे असला लेगा और ये असला इंडिया के खिलाफ ही, भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल करेगा। इसको मद्देनजर रखते हुए जो इंडिया भारत था वो पीछे हट गया। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो कश्मीर कास पे जितने भी मुज़ाकरात हो रहे थे उससे पीछे हट गए। इस तरह ये भी तातल आ गया जब पाकिस्तान सीटों और सेंटों में शामिल हुआ तो पाक इंडिया रिलेशन खराब हो गए। इसके बाद सबसे अहम जो है आज का ये मैं जी सबसे जो अहम पॉइंट है वो है इंडस वाटर ट्रीटी। ये मुआहदा जो था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, इसमें से क्वेश्चन जरूर आ जाता है पेपर में। सिंध ताश मुआहदे को लेकर एक क्वेश्चन जरूर आता है पीपीएस, चाहे वो लेक्चरर हिस्ट्री हो या पाक स्टडी हो, क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। तो सिंध ताश मुआहदा जैसे कि आप जानते हैं 1960 में हुआ था। अब यह मुआहदा क्या था 1959 में, जैसा कि 1 अप्रैल 1948 में इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया था। सबसे पहले पाकिस्तान का पानी कब बंद किया? 1948, 1 अप्रैल 1948। उसके बाद 1959 को
1959 में इंडिया ने दोबारा गंदम की बिजाई के वक्त पाकिस्तान का पानी जो पाकिस्तानी नहरों से आता था वो बंद कर दिया, जिससे फिर जो थे मामला पाकिस्तान और इंडिया के खराब हो गए और ये मामला चले गए बिलाखिर वर्ल्ड बैंक की सरबराही में। वर्ल्ड बैंक, आपने याद रखना है कि ये मामला किसने सॉल्व किया था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पानी का? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के तावन से एक मुआहदा हुआ जी। वर्ल्ड बैंक के तावन से एक मुआहदा हुआ 1960 में, जिसको सिंध-ताश मुआहदा कहते हैं और ये हुआ था सितंबर 1960, जिसमें जनरल अयूब खान और इंडिया के थे जवाहरलाल नेहरू। एक सेकंड, जी पाकिस्तान की तरफ से जनरल अयूब खान और जवाहरलाल नेहरू, और ये कब हुआ था? सितंबर 1960 में। डेट याद रखनी है जी, सितंबर 1960 में ये मुआहदा कहाँ हुआ था? और तीसरी शख्सियत कौन थी? यूजीन ब्लैक। यूजीन ब्लैक ये सदर थे वर्ल्ड बैंक के। तीन नाम आपने याद रखने हैं। एक तो जनरल अयूब खान पाकिस्तान की तरफ से उस वक्त सदर थे, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू वजीर आजम थे इंडिया के, और यूजीन ब्लैक ये यूजीन BLAC के ब्लैक, यूजीन ब्लैक ये वर्ल्ड बैंक के सदर थे, प्रेसिडेंट थे। इनके तवस्सुत से पाकिस्तान और इंडिया में सिंध-ताश मुआहदा हुआ, जिसकी रूह से पाकिस्तान 3 दरियाओं का पानी इस्तेमाल कर सकता था और 3 दरियाओं का पानी इंडिया इस्तेमाल कर सकता है। अब वो कौन कौन से दरिया थे? सिंध, चनाब, झेलम, ये 3 दरिया पाकिस्तान इसका पानी इस्तेमाल करेगा, और रावी, ब्यास, सतलुज इसका पानी इंडिया यूज करेगा। याद रखें, 3 दरिया सिंध, चनाब, झेलम पाकिस्तान इसका पानी इस्तेमाल करेगा, और रावी, ब्यास, सतलुज इंडिया। और 10 साल तक इंडिया को ये कहा गया कि वो पाकिस्तानी नहरों का पानी बंद नहीं करेगा, और जब तक पाकिस्तान में 2 डैम और 5 बैराज। याद रखें, सिंध-ताश मुआहदे के तहत कितने डैम बनाए गए थे? 2 डैम, 2 डैम, 5 बैराज। ये अहम सवाल है, ये आपने जेब में रखना है। सिंध-ताश मुआहदे के तहत 2 डैम और 5 बैराज तमीर किए जाने थे, और इसमें बहुत से ज्यादा तकरीबन 70 करोड़ डॉलर जो था वो इंडिया ने पे करने थे पाकिस्तान को इस मुआहदे के तहत। जी, सिंध-ताश मुआहदा काफी अहम है, ये सवाल आ भी चुका है, इसलिए इसको याद रखना है ये। हाँ, अब सबसे अहम सवाल है, ये मुआहदा हुआ कहाँ था? ये मुआहदा किस जगह पर हुआ था? कराची में। ये भी याद रखिए, ये मुआहदा हुआ था सितंबर 1960 को कराची में। क्लियर हो गया जी? अब हम आगे चलते हैं।
जी, सिंध ताश माहे के बाद जो है 1965 की पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो जाती है। इससे पहले इंडिया और चाइना की 1962 में जंग होती है, लेकिन पाकिस्तान जो है उस वक्त इंडिया पर हमला नहीं करता। हालांकि उस वक्त बड़ा अच्छा मौका था, लेकिन पाकिस्तान नहीं चाहता था कि किसी भी तरह का अमन माहौल खराब हो। लेकिन 1965 की जो जंग हुई इसकी दो काज थी। सबसे पहली काज थी कश्मीर, क्योंकि मसला कश्मीर उसी तरह तरोताज़ा था और जो मुजाहिदीन थे वो इंडियन फौजों पर हमला कर रहे थे और अब बाज़ इलाके खाली भी करवा रहे थे। सितंबर के शुरू में ही पाकिस्तान जो अफवाज थी इन्होंने मुजाहिदीन का साथ देते हुए कश्मीर के अंदर जो लाइन ऑफ कंट्रोल थी इसको अबूर किया और इंडिया की कई चौकियों पर, यानी कि जो कश्मीर था उसके अंदर मकबूजा कश्मीर, उनकी चौकियों पर कब्जा कर लिया। उसके बाद क्या होता है कि रन कुछ एक इलाका है, रन ऑफ कुछ, इसको इंग्लिश में कहते हैं रन ऑफ कुछ। 1965 की जंग के जो मुहर्रकात थे उनमें एक वजह तो मैंने कश्मीर बताई है आपको, दूसरा रन ऑफ कुछ का इलाका जो है ये दलदली मार्शली इलाका है, एरिया है मार्शली। ये सिंध के इलाके में, जो सूबा सिंध है ये साहिली इलाका है, मार्शी एरिया है। रन ऑफ कुछ, यहाँ पर कुछ चौकियों पर इंडिया ने कब्जा कर लिया जो पाकिस्तानी इलाका था उस पे, जिससे क्या हुआ कि पाकिस्तान ने दोबारा अपनी फौज भेजकर उन चौकियों को वापस हासिल किया और इंडिया को वहां से भगा दिया, जिससे क्या हुआ कि एक नई जंग की शुरुआत हो गई। और 6 सितंबर 1965 को 6 सितंबर 1965 को इंडिया ने कश्मीर और रन ऑफ कुछ के मुहाज के बाद डायरेक्ट लाहौर पे ही कब्जा करने की कोशिश की और इस पर हमला कर दिया 6 सितंबर 1965 को। उस वक्त के सदर थे अयूब खान, उन्होंने रेडियो पर ऐलान कर दिया कि अब दुश्मन ने हमला कर दिया है, अब उसको सबक सिखाने का मौका आ गया है। जिससे क्या हुआ कि पाकिस्तानी अवाम और फौज ने बड़ी जुर्रत और जवांमर्दी से अपने से कई गुना बड़ी फौज का मुकाबला किया। और आपको पता है अब 1965 की जंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि हमारा ये आज टॉपिक नहीं है, हमने सिर्फ इसको थोड़ा सा स्टडी करना है, तो इस पे बहुत कुछ बोला जा सकता है। सबसे जो बड़ी लड़ाई टैंकों की हुई थी वो सियालकोट चोंडा के महाज पर हुई थी टैंकों की। अगर जंगे अजीम दोम के बाद सबसे बड़ी टैंकों की लड़ाई सियालकोट चोंडा के महाज पर हुई। अब ये 17 रोज तक जारी रही थी। 6 सितंबर को शुरू हुई 1965 को और 22 सितंबर को ये 23 सितंबर को खत्म हुई। इस तरह 17 रोज ये जंग जारी रही थी, 17 रोज। छह सितंबर इसके बाद एक मुआहदा हुआ था। पाकिस्तान ने भी काफी ये जो जंग थी बड़े अच्छे तरीके से लड़ी और बहुत सारे जो इलाके थे इंडिया के उन पर कब्जा कर लिया। और इसी तरह इंडिया ने भी कुछ इलाकों पर पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया। और इस जंग को एक स्पेशल नाम दिया जाता है। ये पीपीएससी के इंटरव्यू में ये सवाल पूछा गया था कि ऑपरेशन जिब्राल्टर किसे कहते हैं, ऑपरेशन जिब्राल्टर। तो याद रखें ऑपरेशन जिब्राल्टर 1965 की जंग का ही नाम है। जी
ये आपने ज़हन में रखना है कि ऑपरेशन जिब्राल्टर, उसके बाद आ जाते हैं जी मुआहदा ताशकंद। ताशकंद डिक्लेरेशन या ताशकंद अकर्ड बड़ा अहम सवाल है। ये कई दफ़ा पीपीएससी के एग्ज़ाम में भी आ चुका है, इसलिए आप इसको ज़रूर याद रखें कि ये मुआहदा ताशकंद कब हुआ था। 10 जनवरी सबसे जो याद रखने की वाली चीज़ है, इसकी डेट याद रखनी है। ये कब मुआहदा हुआ था? 10 जनवरी 1966। इसको लाजमी याद रखें, पेपर में आ चुका है, कई दफ़ा आया हुआ है कि ताशकंद डिक्लेरेशन या ताशकंद अकर्ड कब हुआ? 10 जनवरी 1966 को। ये ताशकंद रशिया का एक इलाका है। रूस उस वक्त सोवियत यूनियन कहलाता था, सोवियत यूनियन। आज का रशिया उस वक्त सोवियत यूनियन था। उसका एक इलाका था ताशकंद, और इसमें जो थे कौन कौन लोग शामिल थे? जनरल अयूब खान, लाल बहादुर शास्त्री, पाकिस्तान की तरफ से जनरल अयूब खान थे और इंडिया की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री इस मुआहदे में शामिल थे। और रशिया के सोवियत यूनियन के वजीर आजम थे कोसेजिन। अब कोसेजिन की वजह से ही ये मुआहदा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हो सका, यानी कि सोवियत यूनियन ने इसमें, जैसे वर्ल्ड बैंक ने किरदार अदा किया था, इंटरवेंशन थी उसकी वर्ल्ड बैंक की, सेम इंटरवेंशन थी रशिया के सोवियत यूनियन के वजीर आजम कोसेजिन ने, जिन्होंने दोनों ममालिक को अपने पास बुलाया, उनके वज़ीर आज़म और सदर को, और एक मुआहदा हुआ जिसको मुआहदा ताशकंद कहते हैं। ये मुआहदा बेसिकली ये था कि पाकिस्तान और इंडिया ने जो जो इलाके फतह किए हैं या उन पर कब्जा किया है, वो वापस अपनी असल पोजीशन में वापस चले जाएं और वो इलाके आज़ाद कर दिए जाएं। इस तरह पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा इलाका जो इंडिया से छीना था, वो पाकिस्तान ने उसको वापस कर दिया इंडिया को, और इंडिया ने कुछ इलाके जो पाकिस्तान का छीना था, उस पर कब्जा किया था, वो इंडिया ने पाकिस्तान को वापस कर दिया था। और ये ही वो मुआहदा था जिसकी वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो के उस वक़्त के वज़ीर ख़ारजा थे, वो जनरल अयूब खान से नाराज़ हो जाते हैं और बाद में रिज़ाइन कर देते हैं और इस्तीफ़ा दे देते हैं और अयूब खान की पार्टी को, अयूब खान को छोड़ देते हैं। याद रखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो लिख देता हूँ। वजीर खारजा थे उस वक्त। इसी मुआहदे को लेकर वो नाराज हो जाती हैं। वो कहते हैं हमने जीती हुई जंग टेबल पे हार दी, जीती हुई जंग, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अल्फाज से। और बाद में आके उन्होंने ये अपने जलसों जुलूसों में बड़ी शिद्दत के साथ ये नारे भी लगाए थे कि हमने जीती हुई जंग ताशकंद मुआहदे में हार दी। उसके बाद आते हैं नंबर 7 पे। जी नंबर 7 पे, जैसा कि आपको पता है कि सानिया मशरकी पाकिस्तान कब हुआ? 1971 में जी, दिसंबर 1971। इंडिया जो कि पाकिस्तान का शुरू दिन से ही मुखालिफ था, और उसने जो मुखालफत के बीज थे वो मशरकी पाकिस्तान में बो दिए। जो बंगाली थे
वो समझते थे कि जो मगरबी पाकिस्तान वाले हैं वो हमारा हक खा रहे हैं, हमें उस तरीके से वो नहीं देते हमारा हिस्सा जो कि मिलना चाहिए था। इसकी एक वजह उनकी ज़ुबान भी थी, लैंग्वेज बंगाली, और भी कई मामला थे। एक बड़ा लंबा चौड़ा चैप्टर बन जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं जी सानिया। जैसे कि आपको पता है कि 1971 में मशरकी पाकिस्तान में असल में बेस करता था इंडिया के साथ, उसकी जो सरहदात थी वो इंडिया से मिलती थी। पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान के दरमियान 1000 मील या 1200 किलोमीटर का फासला था। आपस में इतना ज़्यादा फासला था, इसलिए जो इंडिया ने मक्ती बहानी जो थे उनकी मदद की और उनको इंगेज किया मशरकी पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान की 90,000 जो फौज थी वो कैप्चर हो गई मशरकी पाकिस्तान में। और जनरल याह्या खान ने उनको आर्डर किया फौज को, अफवाज पाकिस्तान को, कि वो सरेंडर कर दें। और इस तरह पाकिस्तान ये जो 1971 की जंग थी वो हार गया, और उसका एक बाजू जो एक हिस्सा था वो हमेशा के लिए अलग हो गया, और वो एक नया मुल्क उभर कर आया जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं। तो इसके बाद आ जाते हैं जी शिमला मुआहिदा। शिमला मुआहिदा जो था 1971 की जंग के बाद, क्योंकि ये जंग पाकिस्तान हार चुका था अपनों की वजह से ही, मोस्टली जो थे बंगाली, उनकी वजह से ही पाकिस्तान ये जंग हारा था। क्योंकि जब अवाम ही साथ ना दे फौज का तो फौज ज़्यादा देर तक नहीं लड़ सकती। तो उसके बाद 90,000 जो हमारे फौजी कैद थे इंडिया के अंदर, उनको छुड़वाना था, सबसे मेन मसला था, और पाकिस्तान की इज्जत और वकार भी बहाल करवाना था। उसको मद्देनजर रखते हुए जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे उन्होंने शिमला में इंडिया में एक मुआहदा किया, और जो इंडिया की उस वक्त की वज़ीर आज़म थी इंदिरा गांधी, जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी, इनके दरमियान शिमला के मुकाम पर, शिमला इंडिया में एक इलाका है, और 2 जुलाई 1972, 2 जुलाई, चलो इधर ही लिख देता हूं जी। इसकी ये डेट आपने लाजमी याद रखनी है कि शिमला मुआहिदा कब हुआ। इसी तरह ताशकंद डिक्लेरेशन या ताशकंद अकर्ड कब हुआ, वो लाजमी याद करना है। शिमला मुआहिदा कब हुआ ये लाजमी याद रखना है कि 2 जुलाई 1972। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 90,000 जो हमारे फौजी कैद थे इंडिया के अंदर, उनको छुड़वाया, रिहा करवाया, और जो इलाके थे मगरबी पाकिस्तान पर भी उस वक्त हमला कर दिया था इंडिया ने मशरकी पाकिस्तान के साथ साथ। और वो जो इलाके थे जो इंडिया की पहुंच में चले गए थे या जिन पर इंडिया काबज हो गया था, उन इलाकों को भी बड़े तदब्बर और तदबीर के साथ, अच्छे तरीके के साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वापस लिए, और अपने 90,000 कैदी भी वापस लिए। ये मुआहिदा शिमला मुआहिदा कहलाता है, और तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में इसका बड़ा मुकाम है। इसकी डेट लाजमी याद रखें, पेपर में आ सकती है, 2 जुलाई 1972। जी इसके बाद आते थे नंबर 9 पे जी जंग ना करने का मुआहिदा। 1979 में जो रूस था वो अफगानिस्तान में दाखिल हो जाता है। ये जैसे कि मैंने पिछले लास्ट आपको बताया था अफगानिस्तान वाले टॉपिक में कि 1979 में रशिया ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया, और अब पाकिस्तान को जो अपना डर पड़ गया था कि ये ना हो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदें चूंकि मिलती हैं और रशिया कल को पाकिस्तान पर भी हमला कर दे।
और जो था पाकिस्तान ये फंस कर रह गया था दो बदतरीन दुश्मनों के दरमियान, एक रशिया और एक इंडिया। उसकी मगरबी सरहदात जो थी वो रशिया से उसको खतरा था, और जो मशरकी सरहदात थी उससे इंडिया से खतरा था। अब पाकिस्तान के जो उस वक्त के सदर थे ज़िया-उल-हक ने 1981 में सदर ज़िया-उल-हक ने जंग ना करने का मुआहदा इंदिरा गांधी जो थी भारतीय वजीर आजम, उनसे कहा कि वो जंग ना करने का हमारे साथ मुआहदा करें। अब चूंकि इंडिया जानता था कि पाकिस्तान फंस चुका है, उधर रशिया है इधर पाकिस्तान है, तो वो पाकिस्तान को फायदा बिल्कुल भी नहीं देना चाहता था। इससे क्या हुआ कि उसने ये मुआहदा ना करने की हामी नहीं भरी, यानी कि इंदिरा गांधी जी। अब इंदिरा गांधी ने ये सजेशन, ये तजवीज़ ना मानी, और उसने कहा सिर्फ सफारती सतह पर एक कमीशन बना दिया जाए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। जंग ना करने का मुआहदे से वो मुकर गई, और उसने सिर्फ ये कहा कि सफारती सतह पर एक कमीशन बनना चाहिए। 1981 में सफारती सतह पर कमीशन बनाने का फैसला किया गया, और पाकिस्तान ने इसको कबूल कर लिया। चूंकि कुछ ना होने से कुछ तो बेहतर है, इसलिए पाकिस्तान ने इस पर अमल किया, और इस तरह कुछ जो तल्लुकात थे हमारे इंडिया से बेहतर हो गए। इसके बाद आ जाते हैं जी यहां तक नजर आ रहा है जी नीचे। जी 10वां पॉइंट मैंने लिखा है सिख मसला और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के तल्लुकात में एक जो दरार थी वो सिख मसले का भी था, जो कि खालिस्तान कहलाता है। 1984 में सिखों ने इंदिरा गांधी के खिलाफ बगावत कर दी और आजाद खालिस्तान का नारा लगाया। 1984 में सिखों ने एक अलहदा मुल्क बनाने के लिए एक आजाद रियासत जिसका नाम खालिस्तान था, उसके लिए जद्दोजहद करना शुरू कर दी। और ये जो जद्दोजहद थी, ये जो सरकार थी इंडिया उसके खिलाफ थी, और उस वक्त की वजीर आजम जो थी वो इंदिरा गांधी थी, और उन्होंने इसको सख्ती से कुचल दिया फौज के जरिए। उन्होंने फौज को हुक्म दिया कि जितने भी मिलिटेंट हैं, यानी कि जो सिख बगावत करने वाले हैं, उनको कुचल दिया जाए, मार दिया जाए। जिससे क्या हुआ कि ये एक बहुत बड़ा मसला उभर कर सामने आ गया, और इसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर आया कि सिखों को जो माली मावनत है और जो असला है ये पाकिस्तान उनको देता है। माली मावनत प्लस असलहा कौन देता है जी? पाकिस्तान। ये किसने इल्ज़ाम लगाया? ये इंदिरा गांधी ने हुकूमत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया कि इनको जो है जो सपोर्ट है ये पाकिस्तान कर रहा है, ये पाकिस्तान की पॉलिसी है कि इंडिया को कमज़ोर किया जाए। इसीलिए सिखों का मसला, खालिस्तान का मसला उन्होंने पैदा कर दिया है। जिससे क्या हुआ कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान पर हमला करने की मनसूबाबंदी कर ली, और एन जो था हमला करने से चंद दिन कबल
उसने अपने जो कमांडर थे आर्मी को, उनको ये कह दिया था कि पाकिस्तान से जंग करने के लिए आप तैयार हो जाएं। लेकिन कुछ दिन बाद ही जो एक सिख गार्ड था उसने उसको कत्ल कर दिया। इंदिरा गांधी को कत्ल कर दिया जाता है 1984 में, और इस तरह पाकिस्तान के साथ जंग होते होते रह जाती है। 10वें के बाद 11वां पॉइंट, उसके बाद आ गया क्रिकेट डिप्लोमेसी। अब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इंदिरा गांधी जब कत्ल कर दी जाती है, फौत हो जाती है, तो उसके बाद उसका बेटा राजीव गांधी ये वजीर आजम बन जाता है जी, राजीव गांधी। और ये भी पाकिस्तान के एंटी जो है इल्ज़ाम लगाता है कि सिखिज्म खालिस्तान के मसले के पीछे, और जो इंडिया में जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है इसके पस मंज़र में पाकिस्तान का हाथ है, और वो भी ब्रास अटैक एक्सरसाइज के जरिए। ब्रास अटैक, ब्रास अटैक मशकों के बहाने अपनी अफवाज को पाकिस्तान की सरहदों पर ले आता है, और उसका जो अगला लाहा अमल ये होता है कि पाकिस्तान पर अटैक कर दिया जाए, पाकिस्तान के साथ जंग कर दी जाए। जो सदर थे ज़ियाउल हक, पाकिस्तान की उस वक्त की जो क्रिकेट टीम थी ये जयपुर इंडिया में थी। जयपुर, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो थी उस वक्त इंडिया के साथ एक मैच खेली थी, टेस्ट मैच था, और जो सदर ज़ियाउल हक थे ये क्रिकेट मैच देखने के बहाने, असल में उनका मकसद था कि वो इंडिया की जो मेन एडमिनिस्ट्रेटर हैं, यानी कि जैसे वजीर आजम और सदर, उनसे मुलाकात करें और उनसे एतमाद लें उनका, और जो ये जंग की फ़ज़ा पैदा हो गई है इसको ख़त्म करें। तो कहते हैं कि जब जनरल ज़ियाउल हक ने इंडिया को ये पैगाम भेजा सफारती सतह पर कि वो क्रिकेट मैच देखने जाएंगे, तो उन्होंने कहा ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जनरल ज़ियाउल हक ने कहा नहीं कि वो कल हर सूरत आएंगे। तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के पास टाइम नहीं है, कल का वो आपसे नहीं मिल सकते। लेकिन जो जनरल ज़ियाउल हक थे इन्होंने कहा कि वो हर सूरत आएंगे, इसलिए वो चले जाते हैं। जिससे क्या होता है कि वो जो राजीव गांधी हैं उनको भी वो बुलाकर टाइम देना पड़ गया, और जब वो इकट्ठे मैच देखने स्टेडियम में जाते हैं तो बाज़ बुक्स में लिखा हुआ है कि जनरल ज़ियाउल हक ने उनसे कहा था कि जो इंडिया है, भारत यानी कि हिंदू हैं, वो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही मुल्क है, और मुसलमान जो हैं ये 56 मुल्क हैं। अगर आप हम पर हमला करते हैं तो हम मारे भी गए तो बाकी 55 मुल्क तो हैं ना दुनिया में, जो मुसलमान तो हैं जो नाम लेंगे अल्लाह का। लेकिन अगर हमने आप पर हमला कर दिया तो आपका कुछ भी नहीं बचेगा, हिंदू बिल्कुल ही दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान ने एटमी सलाहियत हासिल कर ली है, हम आप पर एटम बम से हमला करेंगे, और मेरे जाते ही वापस मैं उनको ओके का आर्डर दूंगा, और आपकी तरफ जो मज़ाइल है या हमारे जो तैयारे हैं, पायलट हैं, वो आप पर एटमी अटैक कर देंगे। जिससे राजीव गांधी ने जो पाकिस्तान पर जंग छेड़ने का मंसूबा बना रखा था ये बलाकर ख़त्म हो गया। उस तरह जो अफवाज थी दोनों मुल्कों की ये वापस अपनी असल हालत में चली जाती है। ये थी क्रिकेट डिप्लोमेसी। इसके बाद आते हैं सियाचिन का मसला। सियाचिन एक बर्फानी इलाका है, ग्लेशियर्स है गिलगित बल्तिस्तान के साथ बिल्कुल सवात, गिलगित बल्तिस्तान, हुंजा, ये इलाका सियाचिन ग्लेशियर के साथ मुल्का इलाका है। और सियाचिन एक बहुत बुलंद जो थे ग्लेशियर्स हैं जिन पर जो इंडियन फौज ने कब्जा कर लिया कब, 1984 में।
1984 में बहाने से इंडियन फौज ने ये इलाका कैप्चर कर लिया, क्योंकि ये इलाका बहुत ऊंचा था और उस पर ये अटैकिंग के लिहाज से बड़ा सूटेबल था, इसलिए इंडिया ने ये इस इलाके पर कब्जा कर लिया। और पाकिस्तान को भी अब अपनी जो जगह थी वो वापस लेने के लिए इंडिया पर अटैक करना पड़ा, और इस तरह सियाचिन ग्लेशियर पर एक जंग छिड़ गई। ये चूँकि छोटी मोटी जंग थी, बड़ी जंग नहीं थी, और झड़पें होती रहती थी। ये इलाका बहुत ज़्यादा बर्फानी है और यहाँ पर तकरीबन -50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और यहाँ पे ज़िंदा रहना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन चूँकि दोनों फ़ौजों ने अना का मसला बना हुआ है, इसलिए परवेज़ मुशर्रफ ने कहा था अपने दौर में कि सियाचिन ग्लेशियर से अपनी अपनी फ़ौजें वापस हटा ली, लेकिन अभी तक किसी भी मुल्क ने ये फ़ौजें नहीं हटाई, क्योंकि दोनों समझते हैं कि अगर मैं सियाचिन ग्लेशियर से नीचे उतर गया तो दूसरा मुल्क ना कब्जा कर ले, फिर वही एक जो सोच थी। इसलिए सियाचिन ग्लेशियर को लेकर भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक तनाज़ा है, तजादात हैं जो कि अभी तक चल रहे हैं। इसके बाद आ जाते हैं बाबरी मस्जिद का वाकया। या बाबरी मस्जिद की यहाँ आप ये लिख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, शहादत। 1992 में आरएसएस, इंडिया की एक मिलिटेंट तंजीम है आरएसएस, राष्ट्रीय सेवक संघ एक तंजीम है आरएसएस। इसने 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया और राम मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया, जिससे क्या हुआ कि इंडिया के अंदर जो मुसलमान थे वो इश्तियाल में आ गए, और इसके साथ साथ पाकिस्तान में भी। इंडिया में तो जो मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हो गया, इंडिया में जो मुसलमान थे और हिंदुओं के दरमियान एक जंग की फिजा हो गई, और चूँकि वो मेजॉरिटी में थे हिंदुओं ने मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर दिया। इसको देखते हुए पाकिस्तान के अंदर भी जो मुसलमान थे वो भी गमों गुस्से की हालत में उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जितने मंदिर थे उनको गिरा दिया या उनको आग लगा दी। 1992 में बाबरी मस्जिद को भी लेकर ये एक बड़ा तनाज़ा था, इसकी शहादत भी, जिससे पाकिस्तान और इंडिया के तल्लुकात फिर ख़राब हो गए और जंग की सी कैफियत हो गई, जिसको बड़ी मुश्किल से दोनों हुकूमतों ने तरीके से हैंडल किया, और इस तरह ये जंग भी होते होते टल गई। बाबरी मस्जिद की शहादत का वाक़या ये भी अहम है 1992 में, इसकी आपने डेट याद रखनी है बस। जी, उसके बाद आ जाते हैं 14 पॉइंट पे, एटमी धमाके। 1998 में इंडिया ने 5 एटमी धमाके कर दिए पोखरान में। ये राजस्थान में एक इलाका है पोखरान, वहाँ इंडिया ने पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए, उसको प्रेशराइज करने के लिए, इससे पेशतर भी इंडिया एटमी धमाके कर चुका है, और वो है इंडिया ने पहले एटमी धमाके कब किए? 1974 में। याद रखें 1974 में पहली दफा इंडिया ने एटमी धमाके किए।
फर्स्ट टाइम, डेट याद रखनी है, अहम है। उसके बाद 1998 में जब मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, उस वक्त 1998 में उसने पोखरान के अंदर 5 एटमी धमाके कर दिए। इसको देखते हुए पाकिस्तान के अंदर भी एक बड़ी फिजा जो थी वो सोगवार हो गई, क्योंकि अवाम चाहते थे कि पाकिस्तान भी इसका जवाब दे। और ये प्रेशर गवर्नमेंट जो थी उस वक्त मियां नवाज शरीफ की और फौजी जो सरबराह थे उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया पाकिस्तानी अवाम की तरफ से। तो 28 मई को पाकिस्तान ने भी 6 एटमी धमाके कर दिए। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने 6 धमाके कर दिए। इस तरह दुनिया में पाकिस्तान 7वीं एटमी मुल्क के तौर पर उभर कर सामने आया, और इससे इंडिया जो था वो बाज आ गया जंग करने से पाकिस्तान, क्योंकि उसको पता चल गया था कि पाकिस्तान के पास भी एटमी सलाहियत है। अब अगर जंग होती है तो ये एटमी जंग होगी, जिससे दोनों मुल्कों का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जिसको देखते हुए फिर दोबारा मुज़ाकरात शुरू हो गए, और वो अब जो गिदड़ धमकियाँ देते थे या डराते थे, अब वो मुज़ाकरात की टेबल पर आ गए। इसके बाद मुज़ाकरात हुए हैं, लेकिन मुज़ाकरात से पहले जो था कारगिल की जंग हो जाती थी। अब 1998, जैसे मैंने आपको बताया कि एटमी धमाकों के बाद 1999 में वाजपेयी जो थे, याद रखें 1999 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी लाहौर आते हैं जी। लाहौर आते हैं और मुज़ाकरात का एक दौर शुरू हो जाता है, जिससे दोनों जो थे ऐलान लाहौर हो जाता है कि जी अब जो है हम मुज़ाकरात से अपने मामला तय करेंगे, जंग जो है ये नहीं करेंगे। तो अभी वो इंडिया पहुंचे ही थे कि 1-2 दिन के बाद जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे, इन्होंने कारगिल की जंग छेड़ दी, जिससे क्या हुआ कि इंडिया ने कहा कि पाकिस्तान ने उसकी पीठ पर छुरा घोंपा है, और इस तरह ये एक कारगिल की जंग बहुत वसी पैमाने पर लड़ी गई। पहले तो पाकिस्तान को बड़ी सबकत हासिल थी कारगिल के अंदर। मुजाहिदीन और जो पाकिस्तानी अफवाज थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा इलाके पर कब्जा कर लिया और इंडियन फौजों का बहुत ज़्यादा नुकसान किया। बल आखिर इसको ये जब तवील हुई तो फिर जो बड़ी कुव्वतें हैं, ताकतें हैं, सुपर पावर्स थी उस वक्त अमेरिका, उसके सदर बिल क्लिंटन ने पाकिस्तानी जो वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ, उनको अमेरिका में बुलाया और जंग बंदी के लिए कहा। और इस तरह 1999 में ही जंग बंदी हो गई। और ये कारगिल का इशू, क्योंकि उस वक्त एटमी जंग का ख़तरा पैदा हो गया था, वाजपेयी इंडियन गवर्नमेंट ने बिल क्लिंटन को ये कह दिया था कि अब हम एटमी हमला पाकिस्तान पर कर देंगे, क्योंकि इस तरह उनका सारा कश्मीर ही, जो लद्दाख, कश्मीर और जो दूसरे इलाके थे वो जाते थे। तो इसको देखते हुए कि कहीं वाकई ही एटमी जंग न छिड़ जाए, बिल क्लिंटन जो थे अमेरिका के सदर प्रेसिडेंट, उन्होंने मियां नवाज शरीफ से ये साइन करवा लिए कि आप जंग बंदी मुआहदे पर साइन कर दें। इस तरह कारगिल की में जंग बंदी हो गई और फौजें वापस अपनी जगहों पर आ गई। जी अब जी 16वां पॉइंट है आगरा सरबराही कॉन्फ्रेंस। 2001 में
जनरल परवेज मुशर्रफ। 2001 में जनरल परवेज मुशर्रफ आगरा जाते हैं जी। इस कॉन्फ्रेंस में सरबराही जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें 2001 में इंडिया चले जाते हैं और मुज़ाकरात के लिए आमादा करते हैं इंडियन गवर्नमेंट को। इस तरह कुछ मामला जो थे वो बेहतर हो जाते हैं, लेकिन जो मुश्तरका अलामिया है कोशिश होती है वो दोनों ममालिक इस बात पर आमादा हो जाते हैं कि अब हम मुज़ाकरात के टेबल टॉक के ज़रिए ही अपने मसाइल हल करेंगे, लेकिन मुश्तरका अलामिया जारी नहीं किया जाता। तो इसके बाद जी उसके बाद आ जाते हैं जी 2001 के बाद 2002 में इंडियन पार्लियामेंट पर हमला हो जाता है और इसका इल्जाम भी पाकिस्तान पर आता है कि पाकिस्तान जो मुजाहिदीन हैं, जो कश्मीरी मुजाहिदीन हैं, पाकिस्तान इसको सपोर्ट करता है, इनकी ट्रेनिंग देता है, इनको असला मुहैया करता है और पाकिस्तान ने ही इनको इंडिया में भेजा है। और इंडियन पार्लियामेंट जहाँ पे पार्लियामेंट का इजलास हो रहा था वहाँ पे कुछ जो थे मुजाहिदीन वो चले जाते हैं और वो सारे जो उनके पार्लियामेंट के अंदर अफराद हैं उनको कत्ल कर देते हैं। इस तरह पार्लियामेंट पर ये हमला होता है। इसको लेकर इंडिया पूरी दुनिया में ये अवेला मचाना शुरू कर देता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, पाकिस्तान दहशतगर्दी को फ़रोग देता है और जो पाकिस्तान का इमेज है ये ख़राब करने की कोशिश करता है, बल्कि मामला जंग की तरफ चले जाते हैं। लेकिन जो बड़ी ताकतें हैं वो जंग नहीं होने देती। ये है 2002 में, इसको ज़हन में रखना है। ये अहम है कि पार्लियामेंट पर, इंडियन पार्लियामेंट पर कब हमला होता है? 2002 में। 18वां, अब मैं इख्तिसार के साथ कर रहा हूँ चूंकि अगली क्लास का टाइम हो गया है। बस सर्विस का आगाज 2005 में इंडिया पाकिस्तान के दरमियान बस सर्विस शुरू हो जाते हैं। दोस्ती बस के जरिए, दोस्ती बस लाहौर से दिल्ली जाती थी और इसका आगाज होता है परवेज मुशर्रफ के दौर में ही। और पाकिस्तानी जो पैसेंजर थे यानी कि जो लोग थे जिनके उधर रिश्तेदार या बावजदार रहते थे वो उनको लेकर जाते थे और इंडिया के जो लोग थे वो पाकिस्तान आ जाते थे दोस्ती बस के जरिए। और दोस्ती बस जो थी ये भी चंद साल ही चलती है और जो समझौता एक्सप्रेस जो थी उसको आग लगा दिया जाता है, तो फिर ये जो दोस्ती बस है ये भी मुअत्तल हो जाती है, ये ख़त्म हो जाती है। उसके बाद 19 पॉइंट आ जाते हैं। मुंबई हमले, मुंबई हमले बड़ा अहम है जी। 2008 में नवंबर 2008 मुंबई हमले नवंबर 2008 में कुछ जो मुजाहिदीन हैं वो इंडिया के जो मुंबई है साहिली शहर है वहाँ चले जाते हैं और उनका जो ताज होटल है, ताज होटल, वहाँ पे जाके वो फायरिंग कर देते हैं और कई अफराद को कत्ल कर देते हैं और ताज होटल को भी आग लगा देते हैं। इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आता है क्योंकि इनमें से जो कुछ अफराद हैं उनमें से एक फर्द पकड़ा जाता है जिसका नाम अजमल कसाब होता है। ये आपने सुना होगा, ये वाकया बड़ा अहम है। अजमल कसाब, मुंबई हमले का जो मास्टरमाइंड जो एक बंदा पकड़ा जाता है वो है अजमल कसाब और इसका तल्लुक पाकिस्तान से जोड़ा जाता है। उसका जो हल्फिया बयान होता है वो भी सामने आता है
कि वो पाकिस्तान से आया है। इस तरह ये सारा जो है जो मामला ये पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम मुद्दे इल्ज़ाम पाकिस्तान ठहराया जाता है और जो दुनिया में भी पाकिस्तान की जासूसाई होती है और इंडिया बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा करता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को फ़रोग देता है। मुंबई हमले को लेकर भी इंडिया और पाकिस्तान के हालात बड़े कशीदा रहते हैं और जंग की नौबत आ जाती है। जी, इसके बाद नंबर 20 पे अमन की आशा। अब मुंबई हमले के बाद 2008 के बाद पाकिस्तान और इंडिया के कुछ तो दानश्वर लोग होते हैं जो सिविल सोसाइटी के अरकान हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के तल्लुकात बेहतर हों और दोनों जो है दोनों तरफ से अफराद ये कोशिश करते हैं कि अमन की आशा के नाम से एक जो प्रोग्राम लॉन्च करते हैं और आपस में गुफ्तो शनीर खतों किताबत के जरिए मामलात को दोनों हुकूमतों को समझाते हैं कि ठंडा करने के लिए। इसके बाद 2010 में पाकिस्तान में जो बड़ी ताकतें हैं अमेरिका, बरतानिया, रशिया, वो इंडिया पे जोर देते हैं कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करें और 2010 में दोबारा मुज़ाकरात पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान शुरू हो जाते हैं और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है। आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ जी, टाइम ओवर हो गया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसके जो अहम पॉइंट्स थे या जो पेपर में आ सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए थे। तो कल के लिए कल तक अल्लाह हाफिज़। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं।